गुड इवनिंग। मैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं डॉक्टर राजेश भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नागनाथ पोखरी चमोली। अ, मैं एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर छोटा सा वीडियो लेक्चर हम लोग बना रहे हैं। आज की ये ज्वलंत समस्या है। हिंदी में ही मैं इस लेक्चर को बना रहा हूँ क्योंकि अधिकांश लोग हमारे भारतीय हैं और आसानी से हम अपनी भाषा में किसी भी बात को समझ लेते हैं। और इन्वायरमेंट, पर्यावरणीय जो हमारी समस्याएं आज दिन बढ़ती जा रही हैं, इसके मैं एक छोटा सा वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। और इसमें मुझे हमारे सहयोगी डॉक्टर जगजीत सर और साजिद मैम और डॉक्टर अंशु मैम का भी आजकल एफ आई भी चल रहा है। उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि एक एनवायरमेंट सस्टेनेबल पे एक छोटा सा लेक्चर अगर बन जाता है तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो लेक्चर सभी के लिए काम आएगा। तो थोड़ा सा मैं मैम और सर का इंट्रो कर लूँ। जगजी सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे। सर नमस्कार मैम, नमस्कार। मैं जगजीत सिंह, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, हिमवंत कवि चंद्रगौर बरतवाल राजकीय महाविद्यालय नागनाथ पोखरी से हूँ। और वर्तमान में मैं फिलहाल अपनी एफआईपी में बिजी हूँ, एफआईपी कर रहा हूँ। तो इसी बीच हमें एक असाइनमेंट भी मिला था सस्टेनेबल चेंजेस पे। तो सर से मैंने भट्ट सर से रिक्वेस्ट किया कि सर थोड़ा सा इस बारे में क्लास हो जाए, क्योंकि सर ज्योग्राफी बैकग्राउंड से ही हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर सकते थे। इसीलिए रिक्वेस्ट किया मैंने और मैम ने सर से कि इस पे एक लेक्चर किया जाए। तो सर इसके लिए एग्री हुए हैं, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। साजिया मैम, थोड़ा सा। गुड इवनिंग सर। मैं शाजिया सिद्दीकी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, हिमवंत कवि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी में। अ, अ, और अभी जो है, अभी हमारा जो एफआईपी प्रोग्राम चल रहा है उसके अंतर्गत हमें जो टॉपिक दिया गया है, अ, उसमें हमें ऐसे लिखना है 1000 वर्ड में। और डॉक्टर राजेश भट्ट सर से हमने सबने रिक्वेस्ट किया, तभी सर जो है आज हमारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है सर ने। सर क्या हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और अभी डॉक्टर अंशु सिंह मैम ने भी रिक्वेस्ट किया था, वो जुड़ नहीं पाए, भी जुड़ जाएंगे शायद थोड़ी देर में। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होंगे। और निश्चित रूप में एक अच्छा सा आप लेख लिखेंगे और उस लेख को एफआईपी प्रोग्राम गवर्नमेंट सजेशन के लिए आगे भेजेगी। ये मुझे उम्मीद है। और जो कुछ भी कीवर्ड्स आपके समझ में आएंगे और उसमें आप अपने व्यू भी जोड़ के एक अच्छा सा लेख आप लिखेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो अब मैं पीपीटी के माध्यम से एक छोटा सा वीडियो लेक्चर जो है शेयर करता हूँ और उसको स्टार्ट। सर, पीपीटी दिख रही है सर? हाँ सर, जी जी विजिबल भी जी है, ऑडिबल भी है सर, बिल्कुल सर। ठीक है, क्लियर है। तो ये अभी एक इंटरनेशनल प्रकृति संरक्षण दिवस हुआ था। और उसमें मैंने ये पीपीटी प्रेजेंटेशन किया था। और उस समय आपका एफआईपी प्रोग्राम न होने के कारण आप इसको ज्वाइन नहीं कर पाए। और मेरी भी इच्छा थी कि इसको वीडियो लेक्चर अगर बनाया जाए तो ये अन्य लोगों के काम भी आएगा। तो ये हम इसमें शुरू करते हैं। तो ये जो टॉपिक है, लाइफ स्टाइल चेंज फॉर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये पर्यावरण और सतत विकास के लिए जीवन शैली में बदलाव। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि आज की डेट में पर्यावरण की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और हम जो है पर्यावरण का
पर्यावरण का विदोहन लगातार करते जा रहे हैं, और जिससे कि इसके जो नेचुरल स्ट्रक्चर है इसको लगातार हानि हो रही है। इसी पे आज हम अपना लेक्चर करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले हमें उसकी जो परिभाषा है उसको समझ लेना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पर्यावरण की बहुत सारी परिभाषाएं हम लोग पढ़ते आए हैं, और समय समय पर हमने बहुत सारी पर्यावरणीय परिभाषाएं पढ़ी हैं, और जनरली हम अपने चारों ओर का जो वातावरण है वो जो मनुष्य को प्रभावित करता है हम उसी को पर्यावरण में ले लेते हैं। परंतु पर्यावरण की जो बहुत सारी परिभाषाएं हैं उसमें मैं एक जो परिभाषा, ये जो डेफिनेशन आपके सामने लाया हूं, इसमें एक थोड़ा सा जो बड़ी भी है, और इस डेफिनेशन से काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि हम पर्यावरण के अंतर्गत जो है किन बातों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को समझने से पहले सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि इसकी परिधि क्षेत्र कौन कौन सा है। तो जनरली स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारी जो परिभाषा है ये प्रोफेसर सविंद्र सिंह जी ने दी है। ये जाने माने भूगोलवेताओं में से एक हैं, और मुझे इनकी परिभाषा थोड़ा सा इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि अभी ये बिल्कुल आधुनिक अभी ये परिभाषा है। तो इसमें जो परिभाषा जो पर्यावरण पर्यावरण के जो मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं, एक फिजिकल हो गया, एक जैविक हो गया, और एक सांस्कृतिक, ये तीन तत्व जो है हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। फिजिकल में हम कौन से एस्पेक्ट लेंगे? जो हमारे नेचर के फिजिकल एस्पेक्ट है। फिजिकल एस्पेक्ट अगर हम कहेंगे, इसमें हम जो है पर्वत हो गया, पठार हो गया, मतलब प्रकृति का मतलब जो मनुष्य ने नहीं बनाया, तो उसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदी, या ऑल ओवर आप ये समझ सकते हैं कि जो मनुष्य ने नहीं बनाया उसको हम जो है प्राकृतिक मान लेते हैं। इसमें स्थान, स्थल, रूप, जलीय भाग हो गया, जलवायु हो गया, मिट्टी होगी, चट्टान हो गया या खनिज हो गया, ये सारी चीजें हम जो है भौतिक वातावरण में रख लेते हैं। वैसे ही अगर जैविक तत्वों की हम बात करें, इसमें हम जो है पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव एवं जीव मंडल को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। तीसरा जो मेन तत्व है सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक का मतलब जो हमारे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तत्व जो हमारे, जिन कारण हमारे पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ता है, इनको हम जो है सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत रखते हैं। तो लगभग लगभग ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि जैविक, भौतिक, सांस्कृतिक तत्व हमारे पर्यावरण को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात उसी की करेंगे कि पर्यावरण को प्रभावित करते कौन से तत्व हैं। ये जो मेन थ्री कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अब पर्यावरण जो इन्वायरमेंट एलिमेंट्स हैं एंड ह्यूमन स्टाइल है, ये पर्यावरण घटक और मानव जीवन शैली, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश। जब पहला है हमारा इन्वायरमेंट एलिमेंट्स, पर्यावरण के जो घटक हैं, ये भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक, इनके बारे में मैं बता चुका हूं। दूसरा, क्योंकि ये तो पर्यावरणीय घटक है, दूसरा ह्यूमन स्टाइल, मानव की जो जीवन शैली है, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा अलग ढंग से समझाने की कोशिश की है कि मानव की जीवन शैली ने पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित किया है समय समय पर। ये हमारे जो हम लोग सोचते हैं, एक डिटर्मिनिज्म हो गया, पॉसिबिलिज्म हो गया, और न्यू डिटर्मिनिज्म हो गया, नियतिवाद, संभववाद और नव नियतिवाद। ये मैं इसलिए इसको जोड़ रहा हूं, कहीं ना कहीं ये मानव की विचारधाराओं से संबंधित है, और मानव की जो विचारधारा होती है वही विचारधारा बाद में पर्यावरण का विदोहन करती है, पर्यावरण को प्रभावित करती है। वह पर्यावरण के बारे में क्या सोचता है, कैसे मनुष्य की सोच थी, इसलिए इन तीन कंपोनेंट्स पे मैं आ रहा हूँ। डिटर्मिनिज्म, नियतिवाद में जो लोग थे, इसमें ये पूरी तरह से प्रकृति, यह मनुष्य प्रकृति को अपना दास मानता था, तथा प्रकृति के नियमों पर, प्रकृति के जो नियम बनाए हुए थे, टोटली उन नियमों पर चलता था। इसी में मैं, तो ये जो जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी थी, ये इसके पूरे समर्थक थे, और ये प्रकृति के नियमों पर
चलते थे। दूसरा पॉसिबिलिज्म, ये फ्रेंच ज्योग्राफर आए, इन्होंने प्रकृति को अपना दास माना। इन्होंने कहा प्रकृति एक मार्गदर्शक मात्र है और हम प्रकृति को जैसा मर्जी चाहें हम वैसा कर सकते हैं। हम नदियों को रोक सकते हैं, पर्वतों को बराबर कर सकते हैं, और जो प्लेन एरिया है उसमें हम जंगल बना सकते हैं, जंगलों को हम प्लेन बना सकते हैं। इस प्रकार से जो पॉसिबिलिज्म, संभववाद की विचारधारक थे, उन्होंने, उनकी सोच इस प्रकार से। नवनिश्चयवाद विचारधारा के लोग थे कि प्रकृति रुको और जाओ। इसमें ग्रिफिथ टैलर ने भी अपनी विचारधारा इसमें दी थी कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर इसका उपयोग करना चाहिए। इसी में मैंने उदाहरण के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं खुद नियतिवाद का समर्थक हूँ। नियतिवाद में इसमें फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, केदारनाथ का जो मंदिर है, केदारनाथ का मंदिर जब बनाया गया होगा तो इसमें बहुत सारे लोगों का एक शिष्टमंडल कह सकते हैं कि उसके बाद तय किया होगा कि ये मंदिर यहाँ पर बनाना चाहिए और यहाँ पर प्रकृति द्वारा से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो आपने देखा होगा 2013 की जो प्राकृतिक आपदा आई, तो उसमें प्रकृति ने केदारनाथ मंदिर को छोड़कर अन्य जितनी बस्तियां थी उनको बहाकर ले गई। स्थिति क्लियर है कि मंदिर का जो निर्माण हुआ होगा एक सामूहिक निर्णय रहा होगा और प्रकृति को ध्यान में रखकर उसका निर्माण किया होगा, जबकि अन्य जो लोग हैं वो उनके व्यक्तिगत निर्णय रहे होंगे। उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो भवन बनाए होंगे तथा अपने आर्थिकी जीवन के हिसाब से उस भवनों का निर्माण लगातार हुआ। नदी का जो मार्ग है उसमें अवरोध पैदा किया। अवरोध पंथ पैदा करने से आप उसके रिजल्ट 2013 में स्पष्ट दिखाई दिए। दूसरा संभववाद। अब ये महाराष्ट्र, दूसरी जो फोटो है आप ये देख रहे होंगे, दूसरी जो फोटो है ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में ये जल भराव है। ये जल भराव का मतलब ये है कि जहां पर कि नदी का जो मार्ग था उस मार्ग को अवरोध पैदा कर दिया। अवरोध पैदा करने के बाद निश्चित ही जब वो अवरोध, क्योंकि पानी अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढता है, तो वह बस्तियों की ओर आने लगा और एक जल भराव की स्थिति हो गई। तीसरा जो मैंने नव नीतिवाद का जो एग्जाम्पल दिया है वो है चंडीगढ़ सिटी। चंडीगढ़ सिटी को मास्टर प्लान के हिसाब से बनाया गया है। इसमें आने वाले समय में प्रकृति से होने वाले जो भी नुकसान है, जो हमारे दिनचर्या है, जितनी भी सारी चीजें हैं, इन बातों को सबको ध्यान में रखते हुए और हमारे प्रकृति को भी ध्यान में रखते हुए इस सिटी का निर्माण किया गया है। तो आपने देखा होगा कि कभी ये नहीं सुना होगा कि जो प्राकृतिक आपदाओं से चंडीगढ़ जो शहर है उसको कोई नुकसान पहुंचा है। तो ये तीनों मैंने नियतिवाद का एग्जाम्पल केदारनाथ टेम्पल से, संभववाद का उदाहरण महाराष्ट्र में जल भराव से और नव नियतिवाद का उदाहरण जो है चंडीगढ़ सिटी से दिया है। अब जो मानव की जीवन शैली है, पर्यावरण के जो कंपोनेंट्स हैं और किस प्रकार से ये आपस में प्रभावित करते हैं, किस प्रकार की मानव की सोच ने जो है पर्यावरण को प्रभावित किया है और किस प्रकार से हमें इसका मैनेजमेंट करना है। अब एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आ जाती है। तो पर्यावरण को हमने समझ लिया, मनुष्य की जीवन शैली को हमने समझ लिया। अब हम इसको मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। एक तो पूरा जो ऑल ओवर वर्ल्ड है, इसके आधार पर मैंने इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात की है एनवायरमेंट की। दूसरा उत्तराखंड का सस्टेनेबल और तीसरा व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पे। 3 लेवल पे मैंने इसको बांटने की कोशिश की है। 3 लेवल पे हम इसको सस्टेनेबल जो है एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, तभी जाके हम इसका सतत विकास कर सकते हैं। एनवायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक तो हमें जो नेचुरल रिसोर्स, पूरे वर्ल्ड लेवल की हम बात करें तो जो हमें ऑल ओवर सभी लोगों को करना चाहिए, जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनका उपयोग हमें कम से कम, उन संसाधनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए जो नॉन रिन्यूएबल है, जो जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। जैसे उसमें पेट्रोल हो गया, खनिज संपदा हो गई, इन सब जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स में कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया या पानी हो गया या जो हमारे जिन भी रिसोर्सों को हम जो है दोबारा से रिन्यूएबल कर सकते हैं, उन रिसोर्सों को हमें जो है उपयोग करना है
और जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जो पारिस्थितिक इको सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, यह जो है प्रभावित न हो, और जो हमारी चेन है, इस चेन में हम किसी चेन को ब्रेक न करें, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो हमारा उत्सर्जन है, जो गैसें हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे हम एसी का बहुत सारा उपयोग कर लेते हैं, ये हमारे ओजोन परत को लगातार नुकसान पहुंचाता है। तो ध्यान में हमें इन बातों का रखना है, इन बातों को रखना है कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स, उस नेचुरल रिसोर्स को जो रिन्यूएबल नहीं होता है, उसका उपयोग हमें बहुत सीमित मात्रा में करना है। उसको जीरो लेवल पे हमें उसको लाने की कोशिश करनी है। एकदम से हम उसको नहीं कर सकते हैं, परंतु धीमे धीमे हमें उससे जीरो लेवल पे लाने की कोशिश करनी है। तो ये तो एक बड़े लेवल की बातें थी। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए हमने पर्यावरण का सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हमें करनी है। दूसरा कि अब मैं उत्तराखंड, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड के हैं, तो हम छोटे लेवल पे हम जो है इन्वायरमेंट सस्टेनेबल की बात करेंगे। इन्वायरमेंट सस्टेनेबल ये कि उत्तराखंड में पर्यावरण का सतत विकास कैसे किया जा सकता है, इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है। जनरली हम क्या करते हैं कि हम पर्यावरण की सतत विकास की बात बार बार करते रहते हैं और उसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई अच्छी सी प्लानिंग हमारे पास नहीं होती है। और इसको एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट होने के नाते मैं किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से की जाती है, ये मैं समझता हूँ। तो सबसे पहले, क्योंकि ज्योग्राफी में जो भी रीजन जो बांटे जाते हैं, वो उसमें हाइट का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो हाइट और जियोलॉजिकल जो डिवीजन होते हैं, उसमें दर्रे आदि का ध्यान रखा जाता है। तो ज्योग्राफिकल जो रीजन है, इसमें हमारे जो ज्योग्राफिकल जो रीजन है, ट्रांस हिमालय हो गया, ग्रेट हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, आउटर हिमालय हो गया, और तराई भावर प्लेन रीजन हो गया। तो इसमें अगर हम इस आधार पर पर्यावरण सतत विकास की बात करें, क्योंकि ट्रांस हिमालय, अगर कोई व्यक्ति ट्रांस हिमालय में रहता है, वहां पर अलग टाइप की सिचुएशंस हैं। ग्रेटर हिमालय, हायर हिमालय में कोई व्यक्ति रहता है, वहां पर अलग टाइप की ज्योग्राफिक कंडीशन है। मिडिल हिमालय में जो लोग रहते हैं, वहां पर ज्योग्राफिक कंडीशन रहता है आउटर और तराई बावर। फॉर एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर लोग हैं वह मिडिल हिमालय में रहते हैं, और तराई भावर प्लेन रीजन में हमारे ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है। और जो सबसे ज्यादा पर्यावरण को प्रभावित करती है, ये तराई भावर प्लेन रीजन के जो एरिया जो है, ये सबसे ज्यादा हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। उसका कारण यह है कि ग्रेटर जो महान हिमालय में जो लोग रह रहे थे, वह मूलभूत समस्या होने के कारण तराई भावर और प्लेन रीजन में प्रवास कर गए, माइग्रेशन उन लोगों ने कर दिया है। और जो शहर है, उन शहर जो छोटे, जो आप फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि जो हमारे तराई भावर या प्लेन रीजन जो हमारे पास हैं, ये चाहे उधम सिंह नगर हो, चाहे देहरादून हो, चाहे हरिद्वार हो, जो इनके शहर हैं, इनका फैलाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आप फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, देहरादून जो सिटी है, इसका फैलाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके फैलाव बढ़ने से जो कृषि एग्रीकल्चर जो लैंड था, जो फॉरेस्ट लैंड था, वह लगातार वह जो है कटते जा रहे हैं, और जो फॉरेस्ट लैंड है वह उसमें लगातार कमी आती जा रही है। और इसका जो पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा है, वो डायरेक्ट रूप में पड़ रहा है। इसमें अब बात आती है कि हम इसके कैसा हम इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, क्योंकि विकास तो होना ही होना है। अब चाहे हम ग्रेटर हिमालय, क्योंकि आज की डेट में जैसे कि पर्यावरण की अगर बात की जाए, इसके मैनेजमेंट, इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाए, तो हम केवल एक वृक्ष लगाने तक ही सीमित रह जाते हैं। क्योंकि आपने हिमालय डे या जो है पर्यावरण दिवस, ये सारे दिवस, प्रकृति दिवस, जो भी दिवस हम मनाते हैं, तो हम उसमें एक पेड़ लगाते हैं और हम सोचते हैं कि इसमें जो है हमने पर्यावरण का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर दिया है। परंतु ग्रेट हिमालय की अगर हम बात करें, ग्रेट हिमालय में आपने देखा होगा कि अभी हम जो यहाँ पर हायर हिमालय, चाहे इसमें चमोली पौड़ी या उत्तरकाशी, ऐसे ये अगर ले लिए जाएं, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक डेंस फॉरेस्ट रहता है, एक घना जंगल रहता है। फिर भी हम इन दिवसों को, पर्यावरण संबंधी दिवस होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उन वृक्षों के भी बीच हम एक वृक्ष लगा देते हैं,
तो मेरा सोचना ये है कि उस वृक्ष का क्या मायने, कि अगर हम देखें कि वो वृक्ष, एक घने वृक्षों के बीच भी हमने वृक्ष लगा दिया, तो इसके लिए हमें एक सस्टेनेबल, एक सुनियोजित तरीके से हमें कहाँ पर कौन सा वृक्ष लगाना है, कहाँ पर हमें किन बातों का ध्यान रखना है। इसके लिए ग्रेटर हिमालय में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम जो है एग्रीकल्चर, जो जो लोग प्रवास कर गए हैं, जो यहाँ पर कृषि भूमि की बंजर हो गई है, यहाँ पर हम जो है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट जो है जो हम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। स्क्रीन दिख रही है सर? सर स्क्रीन दिख रही है? मैम स्क्रीन दिख रही है? ये मैम यू आर नॉट ऑडिबल। माइक ऑफ है आपका? माइक, सर दिख रही है। स्क्रीन दिख रही जी है? जी सर। हाँ। जी जी सर, बिल्कुल। तो इसमें जो है हम ग्रेट हिमालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम जो लोग प्रवास कर गए हैं और वहां पर एग्रीकल्चर जो लैंड है, वहां पर हम कॉमर्शियल फॉरेस्ट, कॉमर्शियल जो हमें एक फ्रूट बेल्ट, इस टाइप की बेल्ट हम डेवलप कर सकते हैं, जो हमारे हमारी एक आर्थिकी का साधन हो सकते हैं। क्योंकि एक फॉरेस्ट के बीच में कुछ पेड़ लगाना, ये कोई इन्वायरमेंट सस्टेनेबल की हम बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहां पर जो कृषि भूमि जो लोग प्रवास कर गए हैं, वहां पर हम कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की हम बात कर सकते हैं या कॉमर्शियल फॉरेस्ट की हम बात कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे तराई भावर और प्लेन रीजन है, जहां पर की जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर हमें ग्रीन बेल्ट बनाने की आवश्यकता है। अगर हम ग्रीन बेल्ट नहीं बनाएंगे तो लगातार वहां पर फॉरेस्ट जो कट रहा है, जो एग्रीकल्चर लैंड जो खत्म हो रही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वहां पर एक बाउंडेशन कर दे कि इस एरिया में आप जो है जो सिटी है यहाँ पर नहीं फैल सकती है, उसकी एक लिमिटेशन करना हमें बहुत जरूरी हो जाता है। तीसरा, जो इस में सस्टेनेबल की मैं बात करूं तो ये तो एक तो हमने बड़े लेवल पे बात की, एक हमने उत्तराखंड लेवल पे बात की, एक दूसरा हम जो है एक व्यक्तिगत लेवल पे हम इन्वायरमेंट सस्टेनेबल की बात करते हैं। इसमें इन आउट सिस्टम, इन आउट सिस्टम का मतलब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। इन आउट का मतलब एक हमारा जो घर होता है, इसके अंदर जो भी हम सामान लाते हैं, उसके बाद उस सामान का जो वेस्टेज होता है, जो हम बाहर फेंकते हैं, तो इन दोनों का जब अगर हम एक मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर लेंगे तो हमारे पर्यावरण का सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्वाभाविक हो गया। क्योंकि हम व्यक्तिगत अगर हम बड़े लेवल पे नहीं कर सकते हैं, तो हम छोटे लेवल पे केवल का अपने दिनचर्या को हमने इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से हमने उसको मैनेज करना है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी प्लानिंग जो मैं सोचता हूँ कि वो ये है कि हम लोगों ने जो भी घर, जिसने घर बना दिए हैं, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। जो अब घर बनाना चाहते हैं, एक स्मार्ट घर बनाए। स्मार्ट घर का मतलब है कि जिसमें कि वो हम एक सौर ऊर्जा का एक प्लांट लगाए, ताकि जो बिजली की खपत है वो बिजली खुद घर में बनाए और खुद ही उसको यूज करे। और मिडिल हिमालय में जो पानी की बहुत बड़ी समस्या है, वो रेन हार्वेस्टिंग के माध्यम से पानी को जो वर्षा का जल है उसको एकत्रित कर वहां पर कुछ एग्रीकल्चर करने की कोशिश करें। जो वेस्टेज है, जितना भी वेस्टेज है, उस वेस्टेज को उस खाद बनाकर वहां पर जो एग्रीकल्चर है, ये छोटी सी जो अपनी बागानी है, उसके लिए उसको उपयोग करे। अब कहने का मतलब है जो भी सामान वो हटाता है, उसको वहीं पर दूसरे पे बोझ न बने। क्योंकि अगर हम एक लगातार अगर हम जो एक जिसमें हम सब्जी लाते हैं, एक थैली जो हम लाते हैं, एक कूड़े की गाड़ी में डाल देते हैं, हम सोचते हैं बड़ा हम जो है पर्यावरण का ध्यान रख रहे हैं, पर हमें ये भी सोचना है कि वह थैली जब एक गाड़ी में एक ढेर की जाती है, तो वो एक बड़ी कूड़े का शहर जो है बनता जा रहा है। हमें इसका ध्यान रखना है कि जो भी हम गंदगी करते हैं उसका मैनेजमेंट हम खुद ही कर लें, ताकि बहुत सरकार या किसी पुलिस स्थान पर भार न बने। ये हमारे महाविद्यालय में भी एक छोटी सी कोशिश इसमें की गई है कि क्लीन कैंपस ग्रीन कैंपस। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो है सौर ऊर्जा प्लांट इसमें लगाया गया है, वेस्टेज मैनेजमेंट इसमें है, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम इसमें है, जैविक अजैविक कूड़ा के लिए अलग बनाया गया है। तो छोटा सा इस प्रकार से कोई भी अगर नया घर बनाता है, इस प्रकार से इन्वायरमेंट सस्टेनेबल का ध्यान रखें। और निश्चित रूप में अगर हम छोटे लेवल, व्यक्तिगत लेवल पे अगर हम पर्यावरण सतत विकास के लिए जागरूक रहें, तो हमारे पर्यावरण को कभी भी कोई हानि नहीं होगी। और हमें, मैं खुद
प्रकृतिवाद का समर्थक हूँ, नियतिवाद का समर्थक हूँ, प्रकृति के नियमों पे चलने वाला हूँ। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग सभी प्रकृति के नियमों पर चलें। हम प्रकृति के अगर नियमों पर चलेंगे, प्रकृति निश्चित रूप में हमें फायदा देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साजिया मैम का, जगदीश सर का। और जब आगे आने वाले समय में इस लेक्चर को जो भी सुनेंगे, तो मैं उन सब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी प्रकृति के नियमों को माने, क्योंकि कोविड में इस बात का प्रूफ हो चुका है कि मनुष्य प्रकृति का दास है, न कि स्वामी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। वेरी मच सर।